सभी को गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है श्री संकल्प के प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, ये जो क्लास है ये फीटर थ्योरी स्पेशल क्लास है और फीटर थ्योरी स्पेशल ये डेमो क्लास के रूप में रहेगी। डेमो क्लास के रूप में रहेगी। बहुत सारे फीटर के बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें फीटर थ्योरी भी आप पढ़ा दीजिए, तो ये फीटर थ्योरी स्पेशल क्लास होगी। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे से हम लोग इसमें फीटर थ्योरी पढ़ेंगे। और फीटर थ्योरी में जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, सबसे पहले वो टॉपिक के नाम आपने देख लिया होगा, वेल्डिंग। और वेल्डिंग के बारे में जनरली हर बच्चा जानता है, अपने रास्ते में वेल्डिंग करने की प्रक्रिया देखी भी है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जोड़ क्या होता है और जोड़ किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे वेल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा अपना, वो रहेगा जोड़। सबसे पहला पॉइंट है जोड़। जोड़ क्या है? जोड़ या जॉइंट। देखो, कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सीधी सी बात करें, एक टेबल बनानी है तो टेबल के विभिन्न जो लेग्स होंगे, विभिन्न जो आर्म होंगे, जो भुजाएं होंगी, उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। आपको पंखे की जो ताड़ियां हैं, उनको पंखे के साथ भी क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। मतलब फिटिंग के लगभग काम में दो या अधिक भागों को आपस में जोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो जोड़ का मतलब है दो कार्य पीस कह सकते हैं, दो वर्क पीस कह सकते हैं, उनको आपस में जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ आपके पास जो होंगे, जोड़ आपके पास क्या है? जोड़ का मतलब है दो वर्क पीस का संयोजन। वर्क पीस का संयोजन, दो वर्क पीस का संयोजन ही आपके पास क्या है? जोड़ है। अब सीधा सा एग्जांपल ले लीजिए, स्टूल का एग्जांपल ले लीजिए। स्टूल के चार जो लेग है, टांगे हैं, वो आपस में क्या होती है? एक घेरे के द्वारा जुड़ी हुई होती है। यानी उनको आपस में जोड़ना, मतलब दो जॉइंट बनाना ही आपके पास क्या कहलाएगा? जोड़ कहलाएगा। और जो जोड़ होता है, जोड़ होता है, ये तीन प्रकार के जोड़ होते हैं। जोड़ होते हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार के जोड़ होते हैं। सबसे पहले जो जोड़ की बात करूं मैं, अस्थायी जोड़। अस्थायी जोड़ मैं आगे डिटेल से बताऊंगा आपको, जिसको टेम्परेरी जॉइंट कहते हैं। टेम्परेरी जॉइंट कहते हैं, अस्थायी जोड़ टेम्परेरी जॉइंट कहते हैं। देखिए, आपने बहुत सी जगह देखा होगा, हम नट बोल्ट का प्रयोग करते हैं, नट लगाते हैं, नीचे बोल्ट कस देते हैं। या आपने देखा होगा हम स्क्रू कसते हैं, बहुत से कामों में हम लोग स्क्रू को कस देते हैं। तो जब हमें आवश्यकता होती है तो हमने नट कस दिया, और जब हमें आवश्यकता है वापस अलग अलग करना है तो उस नट को वापस से खोल लिया। तो ये जो जोड़ है, ये एक प्रकार का क्या है? अस्थायी जोड़ है। अस्थायी जोड़ का मतलब है कि जब भी आवश्यक हो, जोड़ को अठा दें, और अठाने पर जो बंधक है, ध्यान दीजिएगा, नट बोल्ट है, ये बंधक है, और वो जो आपका जिन वस्तुओं को जोड़ रहे हैं वो आपके वर्कपीस है, कार्यखंड है। तो कार्यखंड और बंधक पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने नट को खोल लिया, जब आवश्यकता है नट को वापस से बंद कर दिया। तो इस प्रकार के जो जोड़ है वो क्या कहलाते हैं? अस्थायी जोड़ कहलाते हैं। आगे की स्लाइड में मैं डिटेल से समझाऊंगा, बस यहां पर इतना देख लीजिए। अस्थायी जोड़ में आपके पास क्या होगा? जब आवश्यकता होती है तो जोड़ को अठा देते हैं, और अठाने पर जो बंधक होता है जिससे जोड़ बनाया गया है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं वर्क पीस पर प्रभाव पड़ता है, दोनों ही अप्रभावित रहते हैं। तो इस प्रकार का जो जोड़ है वो आपके पास क्या कहलाता है? अस्थायी जोड़ कहलाता है। आगे की स्लाइड में डिटेल से बताऊंगा मैं। दूसरा जो जोड़ आता है, जिसे कहते हैं अर्ध स्थायी जोड़। अर्ध स्थायी, अर्ध स्थायी जोड़। जब हम बात करें अर्ध स्थायी, सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट जॉइंट की बात करें,
तो सेमी परमानेंट जॉइंट मतलब जैसे आपने नट बोल्ट कसा, नट को वापस से खोल दिया, दोनों वर्क पीस जिनके बीच में आपने जोड़ बनाया था दोनों आपके पास क्या हो गए, अलग हो गए, दोनों कार्यखंड अलग हो गए। न तो नट बोल्ट पे प्रभाव पड़ा न कार्यखंड पे प्रभाव पड़ा। इस प्रकार के जोड़ तो आपके पास अस्थायी जोड़ थे, लेकिन जो अर्धस्थायी जोड़ की बात करें, सेमी परमानेंट जॉइंट की बात करें, ये ऐसे जोड़ होते हैं। आपने रिवर्ट देखी होगी, आपने रिवर्ट देखी होगी। इसके अलावा रिवर्ट का प्रयोग, दो चादर है, इन चादर को आपको जोड़ना है तो इनमें रिवर्ट लगा देते हैं, दोनों चादर आपस से जुड़ जाती है। जो रिवर्ट है मैं भी दिखाऊंगा आपको रिवर्ट डायग्राम में। रिवर्ट लगा के, और ध्यान दीजिएगा, रिवर्ट आप प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर वेल्डिंग हम कह सकते हैं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी कह सकते हैं, सॉलिड स्टेट जॉइंट भी कह सकते हैं। जो आपने रिवर्ट लगाई है, जो आपने रिवर्ट लगाई है, वो आपके पास क्या कर सकते हैं, अर्धस्थायी जोड़ होगा। जब आप उस जोड़ को उठाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो रिवर्ट है वो तो खराब हो जाएगी, लेकिन कार्यखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिवर्ट खराब हो जाएगी, दोबारा अगर जोड़ बनाना है तो दोबारा से आपको क्या लेनी पड़ेगी, रिवर्ट लेनी पड़ेगी, दूसरी रिवर्ट लेनी पड़ेगी, वो खराब हो जाएगी। इस प्रकार के जोड़ होते हैं, अर्धस्थायी जोड़ होते हैं। और तीसरा जो जोड़ की बात करें उसे कहते हैं स्थायी जोड़। स्थायी जोड़, स्थायी जोड़ का मतलब है परमानेंट जॉइंट। स्थायी जोड़ का मतलब है परमानेंट जॉइंट। जो परमानेंट जॉइंट है, जैसे कि आपने वेल्डिंग कर दी, आपने चेयर है उसके जो लेग्स है और जो घेरा उसके साथ में वेल्डिंग कर दी, जिस दिन भी आप उस जोड़ को उठाओगे तो लेग्स भी प्रभावित होगी और जो घेरा है वो भी प्रभावित होगी, दोनों प्रारंभिक अवस्था में नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के जोड़ क्या होते हैं, स्थायी जोड़ होते हैं। वेल्डिंग की बात करें, सोल्डरिंग की बात करें, सोल्डरिंग आपने देखा होगा, जो पीसीबी होती है उन पर सोल्डरिंग की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार आपने सुनार का काम देखा होगा, वहां पर भी आपके पास क्या होता है, एक परमानेंट जॉइंट आपके पास क्या होता है, तैयार होता है। तो ये आपके पास जोड़ जो होते हैं, जॉइंट जो आपके पास होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, अस्थायी, अर्धस्थायी और स्थायी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी, अस्थायी जोड़ की। सबसे पहले बात करते हैं अस्थायी जोड़ की। बात करें अस्थायी जोड़, सबसे पहला जोड़ है अस्थायी जोड़, टेम्परेरी जॉइंट। ध्यान दीजिएगा, एक मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। ये दो वर्क पीस है, ये दो वर्क पीस है, एक नंबर और दो नंबर कार्यखंड है, और आपने बीच में एक नट बोल्ट लगाया, नट कस दिया, बोल्ट पर एक नट कस दिया, तो ये दोनों वर्क पीस आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ऐसा जो जोड़ है वो आपके पास क्या कहलाता है, अस्थायी जोड़ कहलाता है। जब भी आवश्यकता है नट को क्या कर लो, वापस से खोल लो, नट बाहर निकल जाएगा, दोनों आपके जो वर्क पीस है वो अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार का जो जोड़ है वो आपके पास क्या कहलाता है, अस्थायी जोड़ कहलाता है। जब नट को खोलते हैं, देखो नट आपके पास बंधक है, बंधन बांधने वाला, फास्टनर भी कह सकते हैं, नट आपके पास बंधक है और ये दोनों आपके पास कार्यखंड है। तो जोड़ को तोड़ने पर या जोड़ को उठाने पर जो कार्यखंड है और जो बंधक है वो दोनों अप्रभावित रहते हैं। तो ऐसे जोड़ आपके पास क्या कहलाते हैं, अस्थायी जोड़ कहलाते हैं। यानी कि जोड़ को जब भी आवश्यकता है उठा लिया जाता है, बंधक और कार्यखंड दोनों ही अप्रभावित रहते हैं। इस प्रकार का जोड़ क्या कहलाता है, अस्थायी जोड़ कहलाता है। तो कह सकते हैं अस्थायी जोड़ में, अस्थायी जोड़ में जब भी आवश्यक है, जब भी आवश्यक हो जोड़ को हटाया जा सकता है, एवं उठाने पर कार्यखंड
व बंधक, बंधक को फास्टनर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, फास्टनर, दोनों अप्रभावित रहते हैं, दोनों अप्रभावित रहते हैं, दोनों अप्रभावित रहते हैं। दोनों कौन कौन? एक तो आपके पास ये दोनों कार्यखंड है और साथ में ये जो फास्टनर बंधक है ये दोनों ही अप्रभावित रहेंगे। आप नट को खोल लोगे तो बोल्ट बाहर निकल जाएगा, दोनों कार्यखंड अलग अलग हो जाएंगे। जब भी आवश्यक हो तो उसी बंधक के द्वारा, उसी फास्टनर के द्वारा दोनों को वापस से जोड़ा जा सकता है। दोनों अप्रभावित रहते हैं और आप ये भी कह सकते हैं आवश्यकता होने पर, आवश्यकता होने पर उसी बंधक के द्वारा, बंधक के द्वारा उन्हें पुनः जोड़ा जा सकता है। आवश्यकता होने पर उसी बंधक के द्वारा उन्हें पुनः जोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो नट बोल्ट, नट बोल्ट का जोड़ आपके पास कैसा होता है? यह अस्थायी जोड़ है। नट बोल्ट के द्वारा जो भी जोड़ बनाएंगे वो आपके पास कैसा जोड़ है? अस्थायी जोड़ है। अस्थायी जोड़ होने से फायदा क्या है? जब भी आपको टेम्परेरी काम करना हो, घर पे आपको फर्नीचर का काम परमानेंट नहीं करना हो, टेम्परेरी करना हो कि वापस से हटाने की इच्छा हो, तो हमेशा, या मान लीजिए आपको ऐसे कोई कार्यखंड है उसको टेम्परेरी रूप से जोड़ना हो, परमानेंट नहीं जोड़ना हो, तो इस स्थिति में आप लोग कौन सा जोड़ बनाए? अस्थायी जोड़ बनाए। अस्थायी जोड़ बनाने का फायदा क्या हुआ कि जब भी आपको आवश्यकता होगी उसको वापस हटा लोगे और जब आवश्यकता होगी वापस से जोड़ लोगे। मतलब नट बोल्ट लगा दिया आपने, स्क्रू लगा दिया, तो इससे वापस से क्या बन जाएगा? जॉइंट बन जाएगा और इसमें न तो कार्यखंड प्रभावित होगा न ही बंधक प्रभावित होगा। तो ये सबसे पहला जो जोड़ आता है वो है अस्थायी जोड़। दूसरा जो जोड़ आता है, दूसरा जो जोड़ आता है वह है अर्धस्थायी। अर्धस्थायी, अर्धस्थायी यानी कि सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट जॉइंट। अब ये सेमी परमानेंट जॉइंट क्या होता है? आपने बहुत सी जगह देखा होगा, जो चद्दर होती है, चद्दर का जो जॉइंट बनाते हैं, स्पेशली आपने जो छन्नी बनाई जाती है लोहार के द्वारा, आपने वो देखी होगी। जो लोहार छन्नी बनाता है उसमें दो चद्दर को जोड़ने के लिए वो इस प्रकार की एक रिवट काम में लेता है, इस प्रकार की एक रिवट काम में लेता है और उस रिवट को छेद में से डालकर ऊपर हैमर से मारता है, तो ये रिवट का दूसरा भाग भी क्या होता है? मुड़ जाता है और ये रिवट दोनों चद्दर को क्या कर लेती है? आपस में जोड़ देती है। इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं वो आपके पास अर्धस्थायी जोड़ होते हैं। अर्धस्थायी जोड़ में आपके पास क्या होगा? दो चद्दर है उनको जोड़ना है और इस प्रकार के जोड़ में क्या होगा? जिसे आप इस रिवट को डालोगे छेद से और ऊपर हैमर से मारोगे, मारने पर यह रिवट आगे से क्या होगी? मुड़ जाएगी और जोड़ बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको जोड़ उठाना हो आप जोड़ लगा के रिवट को निकाल तो दोगे, लेकिन वो रिवट है वो खराब हो चुकी है, उसे पुनः काम में नहीं ले सकते। अब अगर दोबारा से जोड़ बनाना है तो ऐसी स्थिति में आपको नई रिवट की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जिनको जोड़ा था वो खराब नहीं हुए, जोड़ हटाने पर खराब कौन हो रही है? रिवट खराब हो रही है। तो ऐसे जो जोड़ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अर्धस्थायी जोड़े कहलाते हैं। तो अर्धस्थायी जोड़ में क्या होता है? अर्धस्थायी जोड़, आपने जोड़ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ बन गया, ठीक है, लेकिन जब जोड़ को हटाएंगे तो जिसके द्वारा आपने जोड़ बनाया था, जैसे रिवट आपने काम में ली, तो इसके द्वारा जब आपने जोड़ बनाया था, जोड़ हटाने पर रिवट तो खराब हो गई, यानी बंधक खराब हो जाता है, लेकिन कार्यखंड आपके पास अप्रभावित होता है। तो ये अर्धस्थायी जोड़ में क्या होता है? इन जोड़ में जोड़ को हटाने पर, जोड़ को हटाने पर बंधक प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, लेकिन
कार्यखंड अप्रभावित रहता है। बंधक प्रभावित होता है लेकिन कार्यखंड अप्रभावित होता है। मतलब जिनको जोड़ा गया ना, वो कार्यखंड है, वर्क पीस है, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पे पड़ेगा? आपने रिवट लगा रखी थी, रिवट को हटाया तो रिवट खराब हो गई। अब इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? नई रिवट लाके नई रिवट लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि दोबारा जोड़ बनाने के लिए दूसरे बंधक को काम में लेना पड़ेगा। जो पुराने वाला जो बंधक था, फास्टनर था, वो खराब हो चुका है, उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है पुनः जोड़ बनाने के लिए, पुनः जोड़ बनाने के लिए दूसरे बंधक का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रारंभिक बंधक जोड़ हटाने पर प्रभावित हो चुका है। प्रारंभिक जो बंधक है वो जोड़ हटाने पर क्या हो चुका है? प्रभावित हो चुका है। अब एक कोई बच्चा कहेगा सर हम तो उसी रिवर्ट को भी काम में ले सकते हैं सीधा करके। वो कर सकते हैं, वो जुगाड़ है, वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं। नई रिवर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। अगर आप अस्थायी जोड़ बना रहे हैं, हटाने के बाद पुनः जोड़ रहे हैं, तो नई रिवर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका जो एग्जाम्पल है अर्धस्थायी जोड़ का, एग्जाम्पल है वो है रिवर्ट जोड़। रिवर्ट के द्वारा जो जोड़ बनेगा वो आपके पास कैसा होगा? अर्धस्थायी जोड़ होगा। तो दो प्रकार के जोड़ हम पढ़ चुके हैं, पहला जोड़ स्थायी जोड़ और दूसरा जोड़ अस्थायी जोड़, अर्धस्थायी जोड़। दो पढ़ चुके हैं, एक तो अस्थायी और दूसरा आपके पास कौन सा हो गया? अर्धस्थायी जोड़। और तीसरा जो अपने पास जोड़ आता है वह है स्थायी जोड़। 3 नंबर जो जोड़ आता है वह है स्थायी जोड़। तीसरा है स्थायी जोड़, परमानेंट जॉइंट। क्वेश्चन बनता है परमानेंट जॉइंट क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि हम जब चेयर बनाते हैं तो उस पर बेल्डिंग करवा लेते हैं, या गाड़ियां आपने देखी होगी, गाड़ियों की जो बॉडी होती है उस पर वेल्डिंग की जाती है। मतलब जो चद्दर है उनको जोड़ने के लिए हम क्या कर लेते हैं? वेल्डिंग कर लेते हैं। वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट जोड़ है। परमानेंट जोड़ में क्या होगा? जब भी आप जोड़ हटाओगे तो जो आपने फिलर काम में लिया था वो भी प्रभावित हो जाएगा, जो आपने कार्यखंड काम में लिया है वो भी क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो परमानेंट जोड़ ये एक प्रकार के स्थायी जोड़ है, कह सकते हैं स्थायी रूप से प्रयोग किए जाते हैं, या कह सकते हैं ये वहां प्रयोग करते हैं जहां पे आपको स्थायी जोड़ की आवश्यकता होती है या स्थायी रूप से जोड़ की आवश्यकता होती है। और इसमें आप कह सकते हैं जब भी जोड़ हटाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ हटाने पर जो कार्यखंड है वो भी प्रभावित होगा और जो बंधक काम में लिया गया वो भी प्रभावित होंगे, दोनों ही प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि जोड़ हटा दिया कार्यखंड पे कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर स्थायी जोड़ कौन से होंगे? वे जोड़ जिन्हें हटाने पर कार्यखंड एवं बंधक दोनों प्रभावित होते हैं, स्थायी जोड़ कहलाते हैं। कार्यखंड और बंधक दोनों अगर प्रभावित हो तो क्या कहलाते हैं? स्थायी जोड़ कहलाते हैं। स्थायी जोड़ को जब भी आप हटाओगे, जिन भी दो धातुओं के बीच में या दो कार्यखंड के बीच में आप
स्थायी जोड़ बनाओगे, जब भी आप जोड़ उठाओगे तो कार्यखंड भी क्या होगा, प्रभावित होगा। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे जोड़ को उठाना भी क्या होता है, मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता, और इन जोड़ को उठाना कठिन होता है, इन जोड़ को तोड़ना भी कठिन होता है, को तोड़ना भी कठिन होता है, कठिन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, वेल्डिंग है, वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, ये आपके पास कैसे जोड़ होते हैं, स्थायी जोड़ होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 3 प्रकार के जोड़ आपको बताए हैं। सबसे पहला अस्थायी जोड़। अस्थायी जोड़ कौन सा होता है, जिनमें उठाने पर आपके पास कार्यखंड और बंधक दोनों ही अप्रभावित रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि नट बोल्ट है। दूसरा अर्धस्थायी जोड़। अर्धस्थायी जोड़ में आपके पास उठाने पर कार्यखंड तो प्रभावित नहीं होता, लेकिन बंधक प्रभावित होता है, या आपके पास अर्धस्थायी जोड़ होते हैं, जैसे कि रिवर्ट जोड़ है। और तीसरा स्थायी जोड़। स्थायी जोड़ की बात करें तो यहाँ पर उठाने पर कार्यखंड और बंधक ये दोनों ही प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के जोड़ को क्या कहते हैं, स्थायी जोड़ को क्या कहते हैं, स्थायी जोड़ कहते हैं। जैसे कि वेल्डिंग, वेल्डिंग आपके पास क्या है, एक प्रकार का स्थायी जोड़ है। अब बात करते हैं डिटेल से, ये तो आपके पास हो गए जोड़। आज की जो हमारी क्लास है वो स्थायी जोड़ पर है, और स्थायी जोड़ मतलब हम आज बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग क्या है, किस प्रकार से की जाती है, किस किस प्रकार की होती है, ये सारी चीजें अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मैंने प्रारंभ में केवल और केवल जोड़ के प्रकार बताए कि 3 प्रकार के जोड़ होते हैं, जिनमें स्थायी जोड़ वेल्डिंग होता है। ये क्लास वेल्डिंग के लिए है। तो आज की क्लास का जो पॉइंट है, वेल्डिंग। क्या है वेल्डिंग? सबसे पहले बात करेंगे वेल्डिंग क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग देख चुके हैं, स्टार्टिंग में देख चुके हैं, वेल्डिंग एक प्रकार का स्थायी जोड़ है। वेल्डिंग एक प्रकार का क्या है, स्थायी जोड़ है। ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं। पहला पॉइंट हम कह सकते हैं वेल्डिंग एक प्रकार का स्थायी जोड़ है। वेल्डिंग एक प्रकार का स्थायी जोड़ है। वेल्डिंग कैसा जोड़ है? वेल्डिंग एक प्रकार का स्थायी जोड़ है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जिन 2 कार्यखंडों को जोड़ना है वेल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा, उनको या तो गर्म करके जोड़ेंगे या पिघलाकर। तो जोड़े जाने वाले कार्यखंड को या तो गर्म किया जाएगा या पिघलाकर उनके बीच में क्या बनाया जाएगा, जॉइंट बनाया जाएगा। और जॉइंट बनाने से पहले दोनों कार्यखंड को साफ किया जाता है, एसीटोन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की सहायता से क्या करते हैं, साफ किया जाता है। तो सारी चीजें मैं लिखूंगा आपके सामने। सबसे पहले दो कार्यखंडों को जोड़ने के लिए, 2 कार्यखंडों को जोड़ने के लिए को जोड़ने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया में, 2 कार्यखंडों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया में एसीटोन अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल से साफ किया जाता है। जोड़ने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया में एसीटोन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल से साफ करना चाहिए। घोल से साफ करना चाहिए। जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल वैसे भी साफ कर सकते हो, लेकिन जो
टेक्निकल जो कहा जाता है कि इसको एसीटोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड अल्कोहल से साफ कर दें। साफ करने से फायदा क्या होगा कि जो जॉइंट बनेगा वेल्डिंग का वो आपके पास क्या होगा, मजबूत बन जाएगा। जॉइंट का क्या बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, ताकि जो उसमें कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स है और जो अशुद्धियां ऊपर चिपकी हुई है या फिर कह सकते हैं कि जो रस्टिंग हो रखी है वो आपके पास पोर्शन क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। उसके बाद में क्या करनी चाहिए, वेल्डिंग करनी चाहिए। दूसरी बात यह है वेल्डिंग प्रक्रिया में, वेल्डिंग प्रक्रिया में, वेल्डिंग प्रक्रिया में या तो वेल्डिंग प्रक्रिया में दोनों कार्यखंड को, दोनों कार्यखंड को गर्म करके या पिघलाकर जोड़ बनाया जाता है। जो वेल्डिंग प्रक्रिया है, जिन दो कार्यखंडों को जोड़ना है, वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या करेंगे, उनको गर्म करेंगे। गर्म करके आप प्रेशर के द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं, या फिर उन दोनों जॉइंट, दोनों कार्यखंड को क्या करेंगे, पिघलाकर उनको क्या किया जाता है, जोड़ बनाया जाता है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में आप क्या करोगे, जब दो कार्यखंड है या तो उनको जोड़ो, एक कर सकते हैं गर्म करेंगे, या गर्म करने के अलावा उनको पिघलाकर हम क्या करेंगे, जोड़ बनाएंगे। इसके बाद आती है ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया है, इसमें जो हमने बुझाने के लिए, सॉरी कह सकते हैं साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए जो टेट्राक्लोराइड है इसको बिजली से लगी आग बुझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, टेट्राक्लोराइड का प्रयोग जो मैंने लिखा है ना, ये जो सफाई के लिए हमने काम में लिया है, एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको यह भी पता होना चाहिए जो टेट्राक्लोराइड है ना, इसका प्रयोग कहां करते हैं, और इसका प्रयोग बिजली से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहां वेल्डिंग में अगर कोई आग लगती है उसको बुझाने के लिए CO2 प्रकार के यंत्र काम में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, न कि कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यहां पर इसका प्रयोग तो केवल सफाई के लिए करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं इस चीज को, कह सकते हैं एक शब्द है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, अग्निशामक यंत्र। ध्यान दीजिएगा ये अलग है, इस वेल्डिंग से संबंधित नहीं है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र है, इसका प्रयोग करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए, बिजली से लगी। मैं यहां की बजाय इसको अगले पेज में लिख देता हूं, बेस्ट रहेगा। हाँ जी, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का काम में लिया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में भी होता है, और इन यंत्रों से क्या करते हैं, इस यंत्रों से बिजली से लगी आग को बुझाया जाता है। बिजली में लगी आग, बिजली के उपकरणों में लगी आग, या बिजली से लगी आग कह सकते, लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो यंत्र होते हैं इनका प्रयोग करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। लेकिन वेल्डिंग से जो आग लगती है, वैसे संभावना बहुत ही कम रहती है कि वेल्डिंग के दौरान आग लगे, लेकिन अगर वेल्डिंग से आग लगती है तो उसके लिए CO2 प्रकार के यंत्रों का, CO2 अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके और क्लियर होने चाहिए। वेल्डिंग के दौरान लगी आग, दौरान लगी आग को बुझाने के लिए, बुझाने के लिए
वेल्डिंग के दौरान लगी आग को बुझाने के लिए कौन से यंत्र काम में लेते हैं? CO2 अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो दो क्वेश्चन आपको और क्लियर कर लेने हैं। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र होते हैं, इनका प्रयोग तो करते हैं किससे? जो बिजली से आग लगती है उसको बुझाने के लिए करते हैं, और जो वेल्डिंग के दौरान जो आग लगती है उसके लिए किसको प्रयोग करते हैं? CO2 जो अग्निशामक यंत्र है उनका प्रयोग करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने के, सॉरी, वेल्डिंग से लगी आग को बुझाने के लिए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा वेल्डिंग क्या है, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक प्रकार का क्या है? स्थायी जोड़ है, जो कि आपने पहले देख लिया कि जोड़ तीन प्रकार के होते हैं, अस्थायी, अर्धस्थायी और स्थायी। वेल्डिंग एक प्रकार का स्थायी जोड़ है। इस स्थायी जोड़ में आपको क्या करता है, जब भी जिन दो वर्क पीस के बीच में वेल्डिंग करने हैं उनको एसीटोन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल से साफ करें। आप नॉर्मल भी साफ कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकली इसी प्रकार से करना चाहिए। और उसके बाद वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या करेंगे, जिन वर्क पीस को जोड़ना है उनको गर्म करेंगे या उनको पिघलाकर उनके बीच में क्या बनाया जाएगा? जोड़ बनाया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का घोल जो साफ करने के लिए काम में ले रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कहां पे करते हैं? अग्निशामक यंत्रों में भी करते हैं, जो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, जो यहाँ वेल्डिंग से जो आग लगती है उसमें CO2 प्रकार के यंत्र को काम में लेते हैं। अब ये तो बात होगी वेल्डिंग है क्या चीज, वेल्डिंग है क्या चीज, प्रकार देखेंगे वेल्डिंग के। लेकिन वेल्डिंग से जॉइंट कैसे कैसे बना सकते हैं? वेल्डिंग से बनने या बनाए जाने वाले जॉइंट्स कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज आपको दिखाई है। वेल्डिंग से बनने वाले जॉइंट्स, कौन कौन से जॉइंट्स बनाए जा सकते हैं वेल्डिंग से? तो पॉइंट है, वेल्डिंग के द्वारा बनाए जाने वाले जॉइंट्स, वेल्डिंग के द्वारा बनाए जाने वाले जॉइंट्स कि इनके द्वारा कैसे कैसे जॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो जॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, बट जॉइंट। सबसे पहला जो आपको नजर आ रहा होगा, बट जॉइंट नजर आ रहा होगा। इसमें दो वर्क पीस आपको नजर आ रहे हैं, वर्क पीस, ये दोनों वर्क पीस है, ये दोनों वर्क पीस है। वर्क पीस कह दीजिए, कार्यखंड कह दीजिए, वर्क पीस कार्यखंड है। इन दोनों कार्यखंडों के बीच में आपको नजर आ रहा होगा ये फिलर है, फिलर धातु है, फिलर धातु है। दोनों वर्कपीस आपके पास क्या होंगे? एक एक्सिस में आकर जुड़ेंगे। अगर दोनों वर्कपीस एक ही एक्सिस में आकर जुड़ते हैं तो वो आपके पास जॉइंट कैसा कहलाता है? बट जॉइंट कहलाता है। कैसे? दोनों वर्कपीस का एक्सिस सेम होता है, यहाँ पे अक्ष सेम होगी दोनों वर्कपीस का, ऐसे जॉइंट आपके पास क्या कहलाते हैं? बट जॉइंट कहलाते हैं। दूसरा जॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, लेप जॉइंट। लेप शब्द का नाम सुनते ही आपके दिमाग में होगा ओवरलैप। आपने सुना होगा ओवरलैप। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। आपके पास ये दो कार्यखंड है, पहला और दूसरा, ये दो कार्यखंड है, वर्क पीस है। अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखें और एक दूसरे के ऊपर रखकर यहां पर आप जॉइंट बना दे, यहां पर जॉइंट बना दे, इस प्रकार का जो जॉइंट होता है इसे क्या कहते हैं? लेप जॉइंट कहते हैं। देखो, बट जॉइंट में आपके पास एक्सिस सेम होना चाहिए, समान आना चाहिए, उसके बाद में जॉइंट बनता है। लेप जॉइंट में ओवरलेप होना चाहिए। देखो यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये नजर आ रहा होगा, ये वाला जो भाग है ये आपके पास क्या है? ओवरलेप है। ये ओवरलेप होता है किसमें? लेप जॉइंट में ओवरलेप की प्रक्रिया होती है। तो लेप जॉइंट में ओवरलेप करने के बाद में क्या की जाती है? यहां पर दोनों जगह क्या करते हैं? वेल्डिंग कर देंगे। इस प्रकार का जॉइंट कौन सा होगा? लेप जॉइंट होगा। और तीसरा आपके पास जो जॉइंट है वो आपके पास दिख रहा होगा, ये कॉर्नर जॉइंट। ये कॉर्नर नहीं बनाए तो टी जॉइंट बना दिया, कॉर्नर पे थोड़ा सा ये इधर होता, मैं इसको सही कर देता हूं। देखो कॉर्नर जॉइंट कैसा बनेगा, कॉर्नर जॉइंट इस प्रकार से बनेंगे। जैसे आपके पास एक ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस है,
दूसरा वर्कपीस आपके पास ये है, और यहां पर आप फिलर धातु की मदद से यहां पर क्या बना रहे हैं, जॉइंट बना रहे हैं। ये जॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। ये जॉइंट कौन सा कहलाता है, कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। यहां पर दोनों के कॉर्नर जुड़े हुए हैं, कॉर्नर मतलब किनारे जुड़े हुए हैं, तो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा। 4 नंबर जो जॉइंट आता है टी जॉइंट। टी जॉइंट में आपके पास आपको नजर आ रहा होगा पहला वर्कपीस, ये पहला वर्कपीस है, पहला वर्कपीस है। ये दूसरा वर्कपीस है। ये दोनों अंग्रेजी के अल्फाबेट टी के आकार में एक दूसरे के ऊपर है। ये दोनों अंग्रेजी के अल्फाबेट टी के आकार में एक दूसरे के ऊपर है। यहां पर आप जॉइंट बना रहे हैं, यहां जॉइंट बना रहे हैं। इस प्रकार का जो जॉइंट है वो आपके पास क्या कहलाता है, टी जॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, टी जॉइंट कहलाता है। और अंतिम जो जॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, एज जॉइंट। एज जॉइंट मतलब आपके पास ये एक वर्क पीस है, एक दूसरा वर्क पीस है। इन दोनों की जो एज है, किनारे हैं, इन किनारों को हमने क्या किया है, इस किनारे को यहां पर हमने वेल्ड करके क्या किया है, एक साथ किया है। तो इस प्रकार का जो जॉइंट है वो आपके पास क्या कहलाता है, एड जॉइंट कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे 5 प्रकार के जॉइंट है जो वेल्डिंग की सहायता से बनाए जा सकते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। जिसमें सबसे पहला जो जॉइंट है आपके पास कौन सा, बट जॉइंट है। दूसरा आपके पास जॉइंट है लेप जॉइंट है। देखो बट जॉइंट में आपके पास दोनों की एक्सिस क्या होगी, सेम होगी, और बीच में आपके पास जोड़ बन जाएगा। लेप जॉइंट में आप क्या करोगे, ओवरलेप करोगे। ओवरलेप करने के बाद में जो जॉइंट बनता है वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, लेप जॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट आपको नजर आ रहा है, वैसे तो हो सकता है थोड़ी इंटेंसिटी कम हो, मैं लाइनें और बना देता हूं। ये 2 वर्क पीस है, इनके बीच में कॉर्नर जॉइंट इस प्रकार से बनाया जाएगा। यहां पर हम वेल्डिंग करेंगे तो ये जॉइंट आपके पास कैसा होगा, कॉर्नर जॉइंट होगा। और 4 नंबर आपको नजर आ रहा होगा, टी जोड़ नजर आ रहा होगा। टी जोड़ में आप क्या करोगे, दोनों वर्क पीस को टी के रूप में, अंग्रेजी के अल्फाबेट टी के रूप में अरेंज करके, व्यवस्थित करके, उसके बाद में अगर वेल्डिंग की जाती है तो इस प्रकार का जो जॉइंट है वो क्या कहलाता है, टी जॉइंट कहलाता है। और लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा एज जॉइंट। एज जॉइंट की बात करें तो दोनों के किनारे आपस में जुड़ रहे हैं, दोनों वर्क पीस के, तो इस प्रकार का जो जॉइंट है वो आपके पास कैसा होगा, एज जॉइंट होगा। तो ये तो बात होगी वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग में जॉइंट किस किस प्रकार के होते हैं, सारा हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कि वेल्डिंग में फिलर धातु के आधार पर, किसके आधार पर, फिलर धातु। तो फिलर धातु होती क्या है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो आपके पास वर्क पीस है। इस वर्क पीस को जोड़ने के लिए यहां पर हमने जिस धातु का प्रयोग किया है ये आपके पास क्या है, फिलर धातु है। तो फिलर धातु के आधार पर ये वेल्डिंग है वो किस किस प्रकार की होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट है, फिलर धातु फिलर धातु के आधार पर, धातु के आधार पर वेल्डिंग के प्रकार। फिलर धातु के आधार पर वेल्डिंग के प्रकार। फिलर धातु के आधार पर वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है, मुख्य तौर पर 2 प्रकार की होती है। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है जिसे कहते हैं जिसमें फिलर धातु का प्रयोग ना हो, जिसमें फिलर धातु का प्रयोग ना हो। पहली तो वेल्डिंग ऐसी है जिसमें फिलर धातु का प्रयोग नहीं होता, और ध्यान दीजिएगा जिसमें फिलर धातु का प्रयोग नहीं होता उस वेल्डिंग को कहा जाता है ऑटोजेनस वेल्डिंग। ऑटोजेनस वेल्डिंग कहा जाता है जिसमें फिलर धातु का प्रयोग नहीं होता, इस वेल्डिंग को कहा जाता है ऑटोजेनस वेल्डिंग। ऑटोजेनस वेल्डिंग, ऑटोजेनस वेल्डिंग। ऑटोजेनस वेल्डिंग क्या है, ऑटोजेनस वेल्डिंग का मतलब है वह वेल्डिंग जिसमें फिलर धातु का प्रयोग ना हो,
उस वेल्डिंग को आपको क्या कहते हैं, ऑटोजेनस वेल्डिंग कहते हैं। मतलब आपके जो दो वर्क पीस है उन वर्क पीस को सीधा ही जोड़ दिया जाए, उनको गर्म करके पिघलाकर उन्हीं वर्क पीस को जोड़ दे, किसी अन्य फिलर धातु का प्रयोग ना करे, ऐसी वेल्डिंग को क्या कहा जाता है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहा जाता है, ऑटोजेनस वेल्डिंग कहते हैं। इसमें फिलर धातु का प्रयोग नहीं होता। दूसरी जो वेल्डिंग आती है जिसमें फिलर धातु का प्रयोग हो, जिसमें फिलर धातु का प्रयोग हो, ध्यान दीजिएगा, जिसमें फिलर धातु का प्रयोग हो, उस वेल्डिंग को पुनः दो भागों में बांट देते हैं। इस वेल्डिंग को पुनः दो भागों में बांट देते हैं। इसमें एक तो पहली तो होती है होमोजीनियस, 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 और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। पहली तो होती है होमोजीनियस वेल्डिंग और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, होमो का मतलब होता है समान, जिसमें जो वर्क पीस की धातु है और फिलर धातु है दोनों एक ही मटेरियल है, एक ही पदार्थ है, वो आपके पास कैसी होती है, होमोजीनियस। और जिसमें वर्क पीस और फिलर धातु दोनों अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग मटेरियल है, तो वो जो वेल्डिंग होती है वो आपके पास क्या होती है, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग होती है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो होमोजीनियस वेल्डिंग होती है इसमें कार्यखंड और फिलर धातु दोनों का पदार्थ समान होता है, और जो हेट्रोजीनियस होती है इसमें कार्यखंड और फिलर धातु दोनों का पदार्थ क्या होता है, असमान होता है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, होमोजीनियस में क्या होगा, कार्यखंड, कार्यखंड एवं फिलर धातु, धातु दोनों का पदार्थ असमान, दोनों का पदार्थ कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं, सॉरी, समान होता है, असमान नहीं समान होता है, होमोजीनियस है, समान होता है। अगर समान होता है तो आपके पास कैसी हो जाएगी, होमोजीनियस वेल्डिंग हो जाएगी, और असमान होता है तो आपके पास क्या हो जाएगी, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग हो जाएगी। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हेट्रोजीनियस में कार्यखंड एवं, कार्यखंड एवं फिलर धातु का पदार्थ, पदार्थ असमान होता है। कार्यखंड एवं फिलर धातु का पदार्थ क्या रहता है, असमान रहता है। ऐसी वेल्डिंग को क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस कहा जाता है। तो वेल्डिंग के वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण है फिलर धातु के आधार पर। फिलर धातु के आधार पर आपके पास जो वेल्डिंग है ये आपके पास दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहली वेल्डिंग, पहली वेल्डिंग आपके पास है जिसमें फिलर धातु का प्रयोग ना हो, उस वेल्डिंग को कहते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग। और दूसरी जिसमें फिलर धातु का प्रयोग हो, उस वेल्डिंग को पुनः दो भागों में बांटते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में कार्यखंड और फिलर धातु दोनों का पदार्थ समान होगा, और हेट्रोजीनियस में कार्यखंड और फिलर धातु दोनों का पदार्थ क्या रहेगा, असमान रहेगा। दोनों का पदार्थ क्या रहेगा, असमान रहेगा। अब ये तो हो गया फिलर धातु के आधार पर वेल्डिंग के प्रकार। अब दूसरा जो प्रकार आता है जिसको कहते हैं कार्यखंड की अवस्था के आधार पर, कार्यखंड की अवस्था के आधार पर वेल्डिंग का प्रकार। दूसरा जो है कार्यखंड की अवस्था के आधार पर वेल्डिंग का प्रकार। दो नंबर इसको डिटेल से पढ़ना है अपने को। दो नंबर को वह है कार्यखंड की, कार्यखंड की अवस्था के आधार पर वेल्डिंग के प्रकार। कार्यखंड की अवस्था के आधार पर पुनः वेल्डिंग को दो भागों में बांटते हैं। अवस्था मतलब वो दैर्घ्य होता है या नहीं होता, उसके आधार पर। देखो समझा रहा हूं मैं अच्छे से। अवस्था के आधार का मतलब है कि जो कार्यखंड है जिनको वेल्डिंग करना है उनको कम गर्म किया गया,
मतलब कहां तक गर्म किया गया, जब तक वो पिघले नहीं और ठोस अवस्था में नहीं। और फिर ठोस अवस्था में जो गर्म कार्यखंड है उनको प्रेशर के द्वारा जोड़ा जाए, ऐसी वेल्डिंग को क्या कहा जाता है? प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। इस वाली वेल्डिंग को कहते हैं प्रेशर वेल्डिंग। देखो नाम देख लीजिएगा, समझिएगा, डिटेल से बताऊंगा मैं अगले क्लास में। प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग आपके पास क्या होगी? दबाव वेल्डिंग भी कहते हैं, दबाव वेल्डिंग भी कहते हैं। प्रेशर वेल्डिंग में आपके पास क्या करोगे, मतलब उन्हें गर्म तो करेंगे लेकिन पिघलने नहीं देंगे। यानी कि यहां पर सॉलिड, मतलब कह सकते हैं ठोस रूप में क्या की जाती है, वेल्डिंग करते हैं। और ठोस रूप में वेल्डिंग ऐसा तो होगी नहीं कि गर्म करके पास में लाए दोनों जुड़ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। गर्म करके दोनों कार्यखंड को पास में लेके आएंगे और उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, और प्रेशर बनाने से क्या होगी? वेल्डिंग होगी। इस प्रकार की वेल्डिंग को कहते हैं प्रेशर वेल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, यहां धातुएं पिघलेगी नहीं, पिघलेगी नहीं, इसका मतलब इस वेल्डिंग का दूसरा जो नाम होता है वो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। हिंदी में कहें तो ठोस अवस्था, ठोस अवस्था वेल्डिंग। दूसरा नाम होता है ठोस अवस्था वेल्डिंग। इसमें दोनों धातुएं पिघलेगी नहीं, ठोस अवस्था में रहेगी, ऊपर प्रेशर बनाएंगे और प्रेशर बनाएंगे जुड़ जाएगी। इस प्रकार की वेल्डिंग को क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं, प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो वेल्डिंग आती है, दूसरी जो वेल्डिंग आती है जिसको कहते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। देखो नॉन प्रेशर आपको दबाव नहीं डालना है, और दबाव नहीं डालना है तो सीधी सी बात है, जहां जोड़ बनाना है उस भाग को तो पिघलाना पड़ेगा, उस भाग को विखंडित करना पड़ेगा। तो इस वेल्डिंग को नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। नॉन प्रेशर मतलब कह सकते हैं बिना दबाव वाली वेल्डिंग, बिना दबाव वाली, बिना दबाव वाली वेल्डिंग। और क्या कह सकते हैं इसे? और इसे कहा जा सकता है फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि यहां दबाव नहीं बनाया गया। और हिंदी में कहते हैं विखंडन वेल्डिंग, विखंडन वेल्डिंग। इसको फ्यूजन वेल्डिंग और विखंडन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जहां हम वेल्ड करेंगे वो वाले जो सिरे हैं वो दैर्घ्ययुत अवस्था में, हल्के दैर्घ्ययुत अवस्था में आ जाएंगे और उसके बाद में वो क्या होंगे? आपस में जुड़ेंगे। तो ये अपनी पहली क्लास थी फीटर थ्योरी की। आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बच्चे कोर्स में जुड़े हुए हैं वो आप चैट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि ये क्लास कैसी रही, और कल आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है, प्रेशर वेल्डिंग किस किस टाइप की होती है, किस किस प्रकार से की जाती है, सारी चीजें हम एनिमेशन, देखो हम जो क्लास में इस्तेमाल करेंगे एनिमेशन के द्वारा, एनिमेटेड वीडियो के द्वारा, कह सकते हैं इमेज के द्वारा सारी चीज समझेंगे, और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी का श्री संकल्प प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।